हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैंक ऑडिट सर ऐसा लगता है एक चैप्टर है जो बहुत बड़ा है बट काफी ज्यादा स्कोरिंग है एट द सेम टाइम। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपके लिए बैंक ऑडिट के क्विक समरी नोट्स बना दिए। देखो, समरी नोट्स आपके पास है, बुक आपके पास है, जहां पे हमने एकदम शानदार तरीके से 280 पेजेस में पूरा का पूरा सीए इंटर का ऑडिट आपको स्टडी मटेरियल एकदम अच्छे से दे रखा है। अब सर उसमें भी एक क्विक समरी में आपको देने जा रहा हूँ फॉर दिस बैंक ऑडिट। पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये रिवीजन वीडियो वही बच्चा देखेगा जो सर कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट की क्लास कंप्लीट कर चुका है, या बैंक ऑडिट की फर्स्ट टाइम खुद एक सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर चुका है और कहीं ना कहीं उसने एक बार रिवीजन कर ली है। अगर आप एक बार स्टडी प्लस रिवीजन कर चुके हो तभी ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट रहेगी, वरना आपको फास्ट लग सकती है, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है सर। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज रेलिवेंट फॉर योर सेकंड और थर्ड रिवीजन, या आप कह सकते हो लास्ट 1.5 डेज रिवीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स के साथ स्टार्ट करूं तो सबसे पहला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि आपसे पूछे कौन सा टाइप ऑफ बैंक है। तो सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक्स, जो हमको आसपास दिखते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो इनका काम क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और आगे एडवांसेस ग्रांट करना। फिर आते हैं आरआरबी। आरआरबी बोले तो रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का काम एक ही होता है कि जो भी रूरल कम्युनिटीज है, रूरल एरियाज है, उनको सर्व करना। तो दे आर सेट इन द रूरल एरियाज एंड कैटर टू द रूरल कम्युनिटीज। वेरी गुड। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के साथ बस ये भी नॉर्मल बैंक है, बट दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर एक्ट, दे आर जस्ट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। प्लस जो भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं इस एक्ट के, उसको ये फॉलो करके चलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पेमेंट बैंक, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, अब तो वो तो चला गया, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इनका क्या है, ये नए टाइप ऑफ बैंक है। ठीक है सर। ये डिपॉजिट्स जो है ना, रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये आगे किसी को लोन नहीं दे सकते, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। तो ये पब्लिक से लेते तो हैं बट आगे देते नहीं। आहा, क्या बढ़िया बात है सर। फिर आते हैं डेवलपमेंट बैंक। इनका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, लाइक फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एंड देन लास्ट में आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस का मतलब है ये छोटे बैंक नहीं है, ये छोटे लोगों की मदद करते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, अनरिजर्व पीपल होते हैं, ठीक है, अनरिजर्व नहीं, हाँ अनरिजर्व और अनसर्व सेक्टर्स होते हैं, इनकी ये कहीं ना कहीं मदद करके चलते हैं। क्या सारे टाइप्स ऑफ बैंक्स क्लियर है? हाँ सर। फिर आते हैं सर आरबीआई, विच इज द रेगुलेटिंग बॉडी। ये बात आप बस समझ के भी चलोगे तो काम चल जाएगा। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यानी जो भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स है, बैंक्स हैं, एनबीएफसी या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनका ये ख्याल रखते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये क्या डिसाइड करते हैं? मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, वट एवर इज द मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी ये डिसाइड करते हैं। प्लस जो भी बैंक्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं बाय डेवलपिंग डिफरेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। उसके बाद सर इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शंस यही है, आपको भी पता है, इनके पास नोट छापने की मशीन है। आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, तो सबसे पहले ये करेंसी को इशू करते हैं, फिर उसकी जो सर्कुलेशन है उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे भी 2000 के नोट इन्होंने वापस बुला लिए, सो दे इशू एंड रेगुलेट द करेंसी। ठीक है सर। एंड एट द सेम टाइम आरबीआई इज अ बैंक। अब ये सर किसका बैंक है? ये हम जैसे लोगों का बैंक नहीं है, दिस इज अ बैंक टू द मोदी जी। मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है उनका बैंक है ये। ठीक है सर। उसके अलावा दिस इज अ बैंकर टू द बैंक्स। ये जितने भी बैंक्स हैं, अगर इनको पैसा चाहिए होता है तो ये आरबीआई से बोरो करते हैं। एंड लास्ट में जो भी बैंक्स की एक्टिविटीज होती है उसको रेगुलेट करते हैं। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब आते हैं सर कुछ पेक्यूलरिटीज की बात करते हैं। देखो, पेक्यूलरिटीज बड़ा सिंपल है। पेक्यूलरिटीज का मतलब है व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स जिनको हमें कंसीडर करना है जब भी हम किसी बैंक का ऑडिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूं, ढेर सारी ट्रांजेक्शन है एंड वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है। आज की डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, सब इतनी सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अच्छा, सिर्फ ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज्यादा हो गई हैं। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं। तो पहले बोलो ट्रांजैक्शन ज्यादा है, फिर बोलो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा है। उसके बाद आप ऐसा बोलो, इनका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है ना वो भी बढ़ता जा रहा है, जो इनकी ब्रांचेस है वो भी बढ़ती जा रही है। तो तीन चीजें क्या हो गई सर? ट्रांजैक्शन ज्यादा है, ब्रांचेस ज्यादा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा है। वेरी गुड। बीपीटी। बीपीटी का मतलब है ब्रांचेस, प्रोडक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बीपीटी ज्यादा है। ठीक है सर। अब ये बीपीटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी ब्रांचेस भी खुलती जा रही है, प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं और ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा हो रही है। तो अब इन सब का ख्याल कौन रखेगा? रेगुलेटर। सर रेगुलेटर का मतलब वो नहीं है जिससे आप फैन की स्पीड तेज और कम करते हो। रेगुलेटर का मतलब है आरबीआई, स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द रेगुलेटर। तो जल्दी से एक बार पेक्यूलरिटीज के सारे पॉइंट्स फटाफट रिकॉल कराओ। बीपीटी ज्यादा है, ब्रांचेस, प्रोडक्ट्स, ट्रांजेक्शन्स ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। 4 पॉइंट हो गए। एंड लास्ट में हमें बात करनी है स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द रेगुलेटर। फिर उसके बाद सर बैंक ऑडिट की अप्रोच क्या रहेगी? इसके पास, आपके पास शायद से
4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कहता है कि जो भी आप अपना प्लान ड्रॉ करोगे दैट विल बी बेस्ड ऑन 4 थिंग्स। सबसे पहले तो आपने एंटिटी के ऑपरेशंस को समझना है, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस। अब किसी भी एंटिटी के ऑपरेशंस होते हैं उसमें इनहेरेंट रिस्क होती है, कंट्रोल रिस्क होती है। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, दिक्कतें को ये लोग बोलते हैं एडवर्स फीचर्स। कंट्रोल रिस्क का मतलब है आप कितना कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है, विद द पॉलिसीज, विद द प्रोसीजर्स। ये आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट। जब आपको इनहेरेंट रिस्क मिल गई, कंट्रोल रिस्क मिल गई, ओवरऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई, अब आप निकालो ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन द ब्रीच ऑफ कंट्रोल्स एंड फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज। तो ये 4 पॉइंट्स आपने समझने हैं। सबसे पहले इनके ऑपरेशंस को समझो, उसमें देखो इनहेरेंट रिस्क क्या यानी एडवर्स फीचर्स, एंड देखो कंट्रोल रिस्क क्या यानी लेवल ऑफ कंप्लायंस। उसके बाद आप ओवरऑल ऑडिट रिस्क निकालोगे, जो भी आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी उसमें जो गड़बड़े मिली है उसके बेसिस पे, ठीक है सर। अब आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट एट द बैंक, कंट्रोल्स टू मिटिगेट द रिस्क। ये 5 पॉइंट्स बस रीड भी करके चलोगे तो आपका काम चल जाएगा। आ जाओ साथ में पढ़ते हैं। जब भी हम कंट्रोल्स को समझेंगे तो हम देखेंगे कंट्रोल परफॉर्म कौन कर रहा है, ठीक है। जो भी बंदा परफॉर्म कर रहा है उसके पास नॉलेज और अथॉरिटी है। फिर उसके बाद क्या एविडेंस अवेलेबल है ये दिखाने के लिए कि कंट्रोल परफॉर्म्ड है। तो सबसे पहले हु, फिर व्हाट, देन आएगा व्हेन। व्हेन का मतलब है ये कंट्रोल परफॉर्म कब होता है, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर में, एंड जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो काफी है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आएगा कहाँ, वेयर इज द एविडेंस ऑफ कंट्रोल रिटेन, ये एविडेंस कहाँ मिलेगा, कितने टाइम तक ये रिटेन होता है और क्या हम इस एविडेंस को एक्सेस कर सकते हैं। एंड लास्ट में आता है हाउ, हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, किस तरह से कंट्रोल की एक्टिविटीज हैं, क्या हम इन एक्टिविटीज को बाईपास कर सकते हैं, एंड अगर बाईपास किया तो क्या बाईपास डिटेक्ट होगा, और उसके बाद अगर बाईपास होता है तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, तो ये एक्सेप्शंस क्या रिजॉल्व हुई, और रिजॉल्व हुई तो कितने टाइम में रिजॉल्व हुई। तो आपने अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन आते हैं तो बस यही टाइम पास यहाँ पे करना है। सबसे पहले हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वही इंग्लिश में जो क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स होते हैं, एंड लास्ट में हाउ। क्लियर है, जल्दी से बोलो। हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, जो कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है क्या उसको आता है। फिर उसके बाद व्हेन एंड विच फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज परफॉर्म्ड। व्हाट इज द एविडेंस अवेलेबल, ठीक है। वेयर, ये एविडेंस कहां मिलेगा, एंड हाउ का मतलब है हाउ इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, क्या कंट्रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहा है, ये अगर नहीं उसमें कोई डेविएशन है तो क्या उसको प्रॉपर्ली रेक्टिफाई किया जा रहा है या नहीं। जितना चीजों को अच्छे से समझ के चलोगे मजा आएगा। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको स्टार मार्क करेंगे, इंगेजमेंट टीम डिस्कशंस। अच्छा, इंगेजमेंट टीम को डिस्कशन कब करनी चाहिए, ऑडिट खत्म होने के बाद या ऑडिट खत्म होने से पहले, पहले, यानी जब प्लानिंग स्टेज होती है उसी टाइम पे इंगेजमेंट टीम डिस्कस करती है। अब इंगेजमेंट टीम क्या करती है सर, ये करती है चिंता। चिंता किसकी, मैंने कहा पास्ट की और फ्यूचर की। सबसे पहले तो ये चिंता करते हैं एरर्स की और फ्रॉड की। एरर जो पहले हुए थे, एरर जो हो सकते हैं, एरर्स विच आर लाइकली टू अकर, एंड एरर्स आइडेंटिफाइड इन द प्रायर ईयर। ओके सर। फ्रॉड का मतलब है मेथड बाय विच द फ्रॉड कैन अकर इन अ पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ठीक है सर। अब जब एरर और फ्रॉड की हम चिंता कर रहे हैं तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे या इस पे कुछ एक्शन ले, सर एक्शन ले, यानी ऑडिट रिस्पॉन्स टू द ईपीएस रिस्क। ईपीएस यानी इंगेजमेंट, परवेसिव और स्पेसिफिक रिस्क, जितनी भी रिस्क है उस पे हमको रिस्पॉन्ड करना है। अब इन सबको पकड़ने के लिए, इन सब पे रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या करेंगे, अलर्ट रहेंगे। अलर्ट यानी मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड द नीड टू स्टे अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन विच में इंडिकेट अ मटीरियल मिस्टेक। जल्दी से पांचों पॉइंट्स रिकॉल कराओ, एरर, फ्रॉड जो पहले हुए हैं, जो आगे हो सकते हैं, इन सब पे हाथ रख के नहीं बैठना, हमको एक्शन लेना है। ऑडिटर रिस्पॉन्स करेगा, कैसे करेगा, बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड स्टेइंग अलर्ट टू द कंडीशंस दैट कैन इंडिकेट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आईसीए पूछता है। अब सर एडवांटेजेस आती है। एडवांटेजेस क्या है, मैंने कहा एडवांटेजेस में आपको 4 बातें पता चलेंगी, 3 बातें पता चलेंगी। सबसे पहले हम यहां पे एरर पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे फ्रॉड पे, ठीक है सर। स्पेसिफिक एम्फेसिस टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, टू रिस्पॉन्ड टू द फ्रॉड रिस्क इंक्लूडिंग ईपीएस रिस्क। ईपीएस का मतलब क्या बताया था, रिवाइज कराओ, इंगेजमेंट, परवेसिव, स्पेसिफिक, रिस्क। उसके बाद अगर फ्रॉड का मामला है तो इसको क्या कोई नया आर्टिकल पकड़ पाएगा, या इसके लिए मुझे स्पेशलिस्ट चाहिए, सीनियर लोग चाहिए, सर सीनियर और स्पेशलिस्ट लोग चाहिए। तो जब भी फ्रॉड का मामला हो, डेलीगेट द वर्क टू एक्सपीरियंस्ड एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व द स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द फ्रॉड इशू। क्या लॉजिकली तीनों पॉइंट क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर बहुत ही बेसिक वाली बातें बता रहा हूं, एवरीवन प्लीज फोकस। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें रेलिवेंट हो सकती हैं।
जब मैं बात करता हूँ फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमारे पास थर्ड शेड्यूल होता है, कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 होता है, यहाँ पे थर्ड शेड्यूल है। फॉर्म ए लगता है बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म बी लगता है पीएनएल के लिए। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। अब सर ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बैंकिंग कंपनी नॉर्मल कंपनी की तरह यहाँ पे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एट द एजीएम। नेशनलाइज्ड बैंक के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। दोनों ही केस में आरबीआई का अप्रूवल लेना कंपलसरी है, ठीक है सर। अगर रीजनल रूरल बैंक है, रूरल एरियाज में होते तो हम नहीं जा सकते अपॉइंट करने, तो बैंक खुद ही कर लेगा विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसकी रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बैंकिंग कंपनी के केस में नॉर्मली जैसे कंपनी में होता है कि कंपनी खुद ही डिसाइड करती है इन द जनरल मीटिंग, ठीक है, और एज द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिसाइड, मतलब जिस प्रोसीजर से चाहेंगे वैसे ये हो सकता है जो जनरल मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया। अगर नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई है, जो गवर्नमेंट वाले बैंक्स हैं, इनका पैसा कहाँ से आएगा? आरबीआई से आएगा, इनकी रिम्यूनरेशन आरबीआई से आएगी। अब आरबीआई एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो ये इसका अप्रूवल नहीं लेगी, जस्ट कंसल्टेशन लेगी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना, रीजनल रूरल बैंक छोटे बैंक होते हैं तो इनको अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आरबीआई बहुत मोटी बॉडी है, बड़ी बॉडी है, तो यहां पे कंसल्टेशन से काम चल जाएगा। क्या ये एमसीक्यू वाले पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट पे। बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं, बस रीड करके चलना है। जो ऑडिट रिपोर्ट है नेशनलाइज्ड बैंक की या एसबीआई की, वो किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? ठीक है सर। बेसिक चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। क्या आपको इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिली तो वो सेटिस्फैक्ट्री थी? जो ट्रांजैक्शंस थी बैंक की वो पावर्स में थी? जो हमको रिटर्न्स रिसीव हुई फ्रॉम द ब्रांचेस दे वर एडिक्वेट और एनी अदर मैटर? सो बेसिकली ट्रू एंड फेयर व्यू, ब्रांच की रिटर्न्स, ट्रांजैक्शन पावर में थी, और हमारा फेवरेट पॉइंट एनी अदर मैटर। एलएफएआर में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये पॉइंट ध्यान रखना। तो देखो क्या कहता है, जो आपकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है वहां पे लिखा होगा कि आपको एलएफएआर इशू करके चलना है। इसमें कौन से मैटर्स आएंगे? मैंने कहा जा पूछ के आ, आरबीआई से पूछ के आओ कि क्या क्या मैटर्स लिखने हैं। कब तक देना है? सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं बाबा, शोर। यानी जब सावन का महीना शुरू होता है 30th ऑफ जून, ठीक है, उस तक आपने ये रिपोर्ट सबमिट करके चलनी है, ठीक है सर। इसकी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, मतलब इसका फॉर्मेट जो है उसमें एग्जीक्यूटिव समरी देने की जरूरत नहीं होती, बट अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा है जो मैटर्स है वो आरबीआई बताएगा, 30 जून तक आपने देनी है। एग्जीक्यूटिव समरी कंपलसरी नहीं है, बट चाहो तो आप देके चल सकते हो। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर आती है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू आरबीआई। अगेन बड़े सिंपल 3 पॉइंट्स हैं, इनको भी बस रीड करके चलना है, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। आरबीआई का कुछ एक सर्कुलर है जो कहता है हमें इंप्लीमेंट करनी है रिकमेंडेशंस ऑफ कोला कमेटी। कोला का मतलब है कमिटी ऑन लीगल एस्पेक्ट्स, ठीक है सर, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। आरआरबी पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ये कहता है अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को यानी अकाउंटिंग प्रोफेशनल को कोई चीज मिलती है जहां पे उसको लगता है उसको फ्रॉड की खुशबू आ रही है, ठीक है, अगर फ्रॉड की खुशबू आ रही है तो इसके बारे में आरबीआई को बताओ। अगर नहीं बताया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी फ्रॉड की फील आए आपने आरबीआई को बता के चलना है। ऐसे 250 कहता है कि यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की टेंशन मत लेना, अगर लॉ कहता है तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे 240 कहता है कि हमारा काम है रीजनेबल अश्योरेंस लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ये तो आपको आता ही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, बस यहाँ पे ऐसे 240 लिखना है। तो आरबीआई कहता है जब भी फ्रॉड मिले बैंक आरबीआई को बताओ, ठीक है। उसके बाद 250 कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी की टेंशन मत लेना, दैट इज ओवर रिडन बाय द लॉ। और आखिरी में ऐसे 240 में आपने रीजनेबल अश्योरेंस वाली बात लिखनी है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सर अगला सवाल हमारे मन में आता है कि जो हमें ऑडिट रिपोर्ट देनी है वो तो देनी है, उसके एडिशन में क्या क्या रिपोर्ट्स देनी होती है? तो ये सारी हमने एकदम साथ में याद की थी। सबसे पहले 3 राइमिंग रिपोर्ट, आईसीएफआर, एलएफएआर, एसएलआर। कम ऑन, आईसीएफआर, एलएफएआर, एलएफआर, आईसीएफआर यानी इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एलएफएआर का मतलब है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उसके बाद बैठ जाओ यानी सिट। सिट का मतलब है एस फॉर सीरियस इरेगुलरिटी। अगर आपको कोई फ्रॉड वगैरह मिलता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है अंडर 143 सबसेक्शन 12। वेरी गुड। आई फॉर इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसी प्रोविजनिंग। तो जो आईआरएसी नॉर्म्स होते हैं, प्रोविजनिंग होती है, उसके ऊपर रिपोर्ट करना होता है। टी फॉर ट्रेजरी ऑपरेशंस, तो जो भी ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कैश को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप रिपोर्ट करते हो। अब बैठ के हमने क्या किया था सर, हमने बैठ के देखा था कि कोई ना कोई बंदा घोष खा रहा था, ठीक है, और जब घोष खा के उसके पेट में गड़बड़ हुई तो पेट को कंट्रोल में लाने के लिए उसने पिया जलानी जलजीरा। सर कैसी कैसी बातें करो, देखो भाई मैं भी वेजिटेरियन आदमी हूं, बट याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा जब उस बंदे ने घोष खाया तो बकरे के साथ क्या हुआ, मैंने कहा
बकरे के साथ फ्रॉड हुआ हो। तो सबसे पहले आपने देखने रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ घोष कमेटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। उसके बाद जिलानी पिया, जिलानी किसको लेके थी, कंट्रोल को लेके। जिलानी कमेटी किसकी बात करती है सर, ये बात करती है हमारे इंटरनल कंट्रोल। और आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, इंस्टेंसेस ऑफ एडवर्स, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, एडवर्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरियाज। तो ये पॉइंट्स मैंने इतने डिटेल में इसलिए कराए क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट पहले एमटीपी में आईसीआई ने इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा था, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या कर दिया था, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन अर्बन एरिया, भाई अर्बन नहीं है रूरल है। उसके बाद क्रेडिट टू डिपॉजिट है और वो भी खराब, एडवर्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज। अब सर ये जो पॉइंट है कंडक्टिंग एन ऑडिट इन स्टेजेस, ठीक है, इसको आपने बस रीड करके चलना है। इसमें कुछ एक आध इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैं आपको ढंग से कराता हूं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले जो इनिशियल कंसिडरेशंस बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इनको रीड करके आगे बढ़ो कि इंगेजमेंट रिस्क असेस करेंगे। अगर आप बैंक को लेके इनडेटेड हो तो उसको डिक्लेयर करो। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करना चाहते हो तो इंटरनल असाइनमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्करेंट ऑडिट नहीं होना चाहिए। कॉन्करेंट ऑडिट इज द इंटरनल ऑडिट ऑफ द बैंक्स, ठीक है सर। उसके बाद टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को एग्री करो एज पर ऐसे 210, वेरी गुड। हमें प्रीवियस ऑडिटर से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। ऑडिट को प्लान करेंगे, इंगेजमेंट टीम क्वालिफाइड होनी चाहिए, एक्सपीरियंसड होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है तो ऐसे 510 कहता है कि भैया देख लेना ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, अगर है तो गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। तो ये बेसिक बातें हमको ऑलरेडी पता है। उसके बाद सर हमको आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अंडरस्टैंड करना है बैंक को, एनवायरनमेंट को, इंटरनल कंट्रोल और उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को। ये बेसिक्स क्लियर है, हाँ सर। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क करेंगे, अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मुझे बताओ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर एंटिटी पहले रिस्क आइडेंटिफाई करेगी और उसके लिए कंट्रोल्स लगाएगी। वेरी गुड। तो पहला पॉइंट कहता है IMM ऑफ द रिस्क। IMM का मतलब है रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको मेजर करो। अगर बहुत ज्यादा रिस्क है तो फिर हमको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके लिए कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। तो वापस बोलो, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, और अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो उसको मॉनिटर करने के लिए लगाओ कंट्रोल। अब कंट्रोल एक्टिविटीज क्या करती हैं सर, कंट्रोल एक्टिविटीज हेल्प अस टू मिटिगेट द रिस्क, दे हेल्प अस टू मिटिगेट द रिस्क। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज याद रखना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। जो बंदा बैंक लोन को प्रोसेस कर रहा है, जो बंदा बैंक लोन दे रहा है, दो अलग अलग बंदे होने चाहिए, ठीक है सर। कितना लोन देना है उसकी लिमिट सेट करो, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा लोन देना है, एक्सेप्शन है, तो उसका भी अप्रूवल होना चाहिए। तो बैंक लोन अप्रूव करने वाला, देने वाला बंदा अलग। कितना लोन देना है उसकी लिमिट सेट करो, अगर लिमिट से ज्यादा देना है, कोई एक्सेप्शन है, तो उसका भी अप्रूवल होना चाहिए। वेरी गुड। अब सर यहां पे मॉनिटरिंग वाला जो पॉइंट था उसी से हम फोर्थ पॉइंट निकालेंगे। क्या कहता है ये फोर्थ पॉइंट, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो ये जो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज है, हर बैंक के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट यूनिट होगा, ठीक है, वो इस रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करके चलेगा। क्वेश्चन का नाम भी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये मॉनिटर करेगा रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। अब मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम से। तो रिलायबल इंफॉर्मेशन हमको देगा प्रॉपर फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑन अ टाइमली बेसिस। तो जो इंफॉर्मेशन एक सीएफओ को चाहिए होती है, सीएफओ का क्या मतलब है, कंप्लायंस, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल। से विद मी, कंप्लायंस, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये पूरे रिस्क मैनेजमेंट पे नजर कौन रखेगा, ऊपर से ओवरसाइट का काम करती है TCWG। तो लास्ट पॉइंट याद रखना, ओवरसाइट एंड ओवरसाइट बाय द TCWG थ्रू रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बना देगी। क्लियर है बॉस, यस सर। अब सर आ जाओ मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। इंगेजमेंट टीम डिस्कशन, स्ट्रेटेजी, प्लान, ये सब जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, वो वही सेम बातें वहाँ पे लिख रखी है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, आज तक इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं और आज की डेट में 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है। तो बस इसको रीड कर लो। प्लानिंग मेमोरेंडम में क्या होगा, एक समरी होगी, ठीक है, जो भी आपने प्लानिंग की एक्सरसाइज की उसकी एक समरी होगी। उस समरी में क्या आएंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर। आपके पास एक एविडेंस हो जाएगा कि आपने प्रॉपर प्लानिंग करी है, यही बातें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो ये आपको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर बता देगा। कोई भी सिग्निफिकेंट रिस्क है, सिग्निफिकेंट इश्यूज है, वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। प्लस ये एक एविडेंस हो जाएगा आपने प्रॉपर्ली ऑडिट को प्लान किया है। फिर वही अपनी मटीरियलिटी निकालो, गोइंग कंसर्न असेस करो, इजी पॉइंट्स। फिर कहते हैं रिस्क को असेस करो इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब सर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, ध्यान से समझना, बैंक्स के केस में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है कि कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट खुलवाया, पैसे को इधर से इधर ट्रांसफर किया, उधर से उधर ट्रांसफर किया, पता ही नहीं चलता सोर्स ऑफ पेमेंट क्या, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले आप ऐसे 240 लिखोगे कि भाई हमारा काम है टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। सबसे पहले हम फ्रॉड रिस्क देखते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब फ्रॉड को पकड़ने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है, तो एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सेम टू सेम पॉइंट है, यस सर। अब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन दे रखी है, तो बैंक का काम है आरबीआई की जो गाइडलाइंस है मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, केवाईसी को लेके, इनको प्रॉपर्ली फॉलो करे। ठीक है सर। अब उन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रख के बैंक क्या करेगा, अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाएगा। ठीक है, तो एज अ ऑडिटर आपने क्या देखना है, ऐसे 240 अप्लाई करना है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई अच्छी चीज नहीं होती, फ्रॉड होता है। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना पड़ेगा इस तरह के फ्रॉड को पकड़ने के लिए। फिर देखो आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस बना रखी हैं मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी को लेके, और उसको बैंक ने प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया या नहीं। क्या ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई समझ में? हाँ सर, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है इसलिए मैंने प्रॉपर चीज समझाया है, इसी तरह से डील करना है। उसके बाद क्या आता है, जो भी स्पेसिफिक रिस्क है उसको असेस करो। कई बार बैंक अपना काम आउटसोर्स करता है, तो उसके इसकी रिस्क देखो, एंड जो भी रिस्क है उसको रिस्पॉन्ड करो बाय परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर। स्ट्रेस टेस्टिंग का क्या मतलब है? स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, तो क्या बैंक का सॉफ्टवेयर हथियार त्याग देता है? क्या बैंक का सॉफ्टवेयर एकदम खराब हो जाता है? तो स्ट्रेस टेस्टिंग यही होता है, जब आप ढेर सारी ट्रांजेक्शन एक साथ प्रोसेस करते हो, तो क्या वो प्रॉपर्ली प्रोसेस हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ हम सॉफ्टवेयर की स्पीड वगैरह चेक करते हैं। ये बेसिक सी बात समझ में आ गई, तो और कोई दिक्कत नहीं है। बेसिल 3 फ्रेमवर्क क्या है, कुछ खास मतलब की बात नहीं है, बस ये आपको बताता है कि आपके पास प्रॉपर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। जितनी भी बैंक के पास एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में प्रॉपर इसके पास कैपिटल वगैरह होनी चाहिए, बस ये बात हमको सिखाता है, और कुछ इसमें मसाला नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एडवांसेस। इसको भैया डबल स्टार मार्क कर लो, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस एरिया में से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, ब्रेक के बाद अपन एडवांसेस वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गेट रेडी। अब सर एडवांसेस भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फंडेड, नॉन फंडेड। फंडेड का मतलब है कुछ ना कुछ फंड्स जो है वो बैंक से निकल के बाहर जाएंगे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है। अगर मैं नॉन फंडेड की बात करूं तो यहाँ पे कोई ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं होता, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज के एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यू में ऐसे बार बार पूछता है। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं सेक्टर वाइज की बात करूं तो सेक्टर वाइज का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर एंड अदर सेक्टर। कई बार बैंक कहता है हमको प्रायोरिटी सेक्टर को पैसा देना है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सैंक्शन करनी है, सैंक्शन रेट क्या है, रिजेक्शन रेट क्या है, ठीक है, ये सब आरबीआई कहीं ना कहीं टारगेट्स बैंक को देता है कि इतना पैसा एग्रीकल्चर को दो, इतना एजुकेशन को दो, इतना हेल्थ केयर को दो। ये सब प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं। ठीक है सर। उसके बाद होते हैं नेचर ऑफ सिक्योरिटी। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जिसके बेसिस पे लोन मिला है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, मैं वर्किंग कैपिटल लोन ले रहा हूं, तो वर्किंग कैपिटल लोन किसके अगेंस्ट मिलता है? डेटर और स्टॉक के अगेंस्ट। तो जो डेटर और स्टॉक है दैट बिकम्स माय प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बैंक कहती है यार वर्किंग कैपिटल लोन के लिए ना आप एक एडिशनल सिक्योरिटी दो, योर बिल्डिंग। तो जो मैं बिल्डिंग को एज एडिशनल सिक्योरिटी दे रहा हूं वो क्या बन जाती है? कोलेटरल सिक्योरिटी। तो लास्ट में कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी विच इज एडिशनल सिक्योरिटी। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। ठीक है सर। अब आता है सर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। यहां से भी एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, ध्यान से समझना। इसको हमने कैसे याद किया था सर? लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए। लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए, यानी एल फॉर लियन। लियन कहता है कि भैया आपके पास एक लीगल चार्ज है कि अगर सामने वाला पैसा नहीं देता तो आप उसकी प्रॉपर्टी को उठा के मार्केट में बेच दो। ठीक है, विद द बोरोवर कंसेंट यू हैव द राइट टू सीज द प्रॉपर्टी एंड सेल द एसेट इन द मार्केट। ठीक है सर। उसके बाद लस्सी, सी का मतलब है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है किसी बोरोवर का, आप उसको सेट ऑफ मार सकते हो। सो क्रेडिटर कैन एडजस्ट द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द डेटर। जो भी ब्रांचेस है बैंक की उसको एक एंटिटी मानेंगे, एंड इवन जो टाइम बार डेट है उसको भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। फिर उसके बाद लस्सी पी के, पी फॉर प्लेज। प्लेज जनरली यूज होता है मूवेबल एसेट्स के लिए, ठीक है, जो आपकी इन्वेंट्री वगैरह होती है। तो इसमें क्या होता है सर, आप अपनी इन्वेंट्री को बैंक के पास रखवा देते हो। सो देयर इज अ बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है? आंसर इज नो, एंड इट इज अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है अगर मैंने पैसे पे नहीं किए तो वो सिर्फ मेरी जो इन्वेंट्री है उसको बेच सकते हैं, मेरे बाकी एसेट्स पे उनका कोई हक नहीं है। ठीक है सर। लस्सी पी के हिप्पो जैसे मोटे हो गए। हिप्पो का मतलब है हाइपोथिकेशन। अब हाइपोथिकेशन भी जनरली इन्वेंट्री के लिए होता है। अब हाइपोथिकेशन में क्या होता है, जो इसकी मेरी इन्वेंट्री है ना वो मेरे गोडाउन में पड़ी रहेगी, मैं बैंक को नहीं दूंगा। तो यहां पे क्या होता है, देयर इज अ इक्विटेबल चार्ज विद द एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि मेरी इन्वेंट्री मैंने बैंक के पास गिरवी रखवाई है। यहां पे डिलीवरी भी ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप भी नहीं होगी। ऊपर वाले में डिलीवरी होती थी बट ओनरशिप नहीं होती थी, यहां दोनों ही नहीं होंगे, ना तो मैं डिलीवरी करूंगा ना ओनरशिप करूंगा, बट हाँ मैं एक एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को गिरवी रखवाया है। ठीक है सर। अब बैंक को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है? तो मुझे बैंक को पीरियोडिकल रिटर्न्स भेजनी पड़ती है।
तो जनरली हम बैंक को क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देते हैं टू इन्फॉर्म देम अबाउट द इन्वेंट्री। मोटे हो गए यानी मॉर्गेज। मॉर्गेज यानी सबसे मोटी चीज जिसको आप बोलते हो बिल्डिंग। तो जनरली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसके अगेंस्ट अगर लोन मिलता है तो उसको मॉर्गेज कहते हैं। अब सर दो तरीके का मॉर्गेज हो सकता है, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। अगर रजिस्टर्ड मॉर्गेज है तो आपने प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है, मॉर्गेज डीड बनाई है जिसमें आपने बोला मैंने बिल्डिंग को गिरवी रखा है। इक्विटेबल में क्या होता है, जो बिल्डिंग के पेपर होते हैं, टाइटल डीड होती है, वो आप बैंक को दे देते हो। तो ये आपके मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी है जो आपको अच्छे से समझ के चलने हैं। अब सर सबसे फेवरेट टॉपिक आता है ICA का, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। तो एक बात समझना, जो आपका बैंक का एडवांसेस होते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जो आपके बैंक के एडवांसेस होते हैं सबसे पहले तो वो स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है विच इज ओवर ड्यू फॉर अप टू 90 डेज, ठीक है, अप टू 90 डेज तक हम उसको स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डालते हैं। अब सर स्टैंडर्ड के अंदर भी आते हैं SMA 0, 1, 2, ठीक है। जब ये 90 डेज बीत जाते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, NPA की कैटेगरी आ जाती है विच इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। बोर्ड पे फोकस करना, ठीक है सर। अब सर NPA के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जैसे सब स्टैंडर्ड। तो जो भी NPAs होते हैं 12 महीने तक वो किस कैटेगरी में रहते हैं, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, और उन पे रेट लगता है 15%। 15% का आपको प्रोविजन बनाना पड़ता है। जब 12 महीने बीत जाते तो ये किस कैटेगरी में डाल देते हैं, डाउटफुल। अब डाउटफुल के अंदर भी 3 कैटेगरीज आती हैं। एक जो डाउटफुल है अप टू 1 ईयर, फिर 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। बोलो मेरे साथ, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। जो अप टू 1 ईयर है उस पे लगेगा 25% का प्रोविजन, 1 to 3 ईयर पे 40 और उसके बाद 100। तो बोलो मेरे साथ, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 25, 40, 100। आहा क्या मजा आया। फिर से बोलो, 25, 40, 100, एक बार और, 25, 40, 100, ठीक है सर। अब ये जो मैंने 25% बताया, 40% बताया, 100% बताया, ये कब बताया, जब ये सिक्योर्ड है। अगर ये अनसिक्योर्ड होगा तो सब पे 100% लगेगा, ठीक है सर। एंड जो लॉस एसेट होता है उस पर तो 100% लगता ही लगता है। इस पे हमने क्वेश्चन भी ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कर रखा है। अब सर जो NPA है ना, वो बनाने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं अगर उसकी इंस्टॉलमेंट या फिर आपका जो बिल डिस्काउंटेड है दैट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो आप उसको NPA की कैटेगरी में डालते हो। बट अगर आपका ये शॉर्ट टर्म लोन है जिसको आप बोलते हो ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, तो उसके केस में हम NPA को बोलते हैं ओ इश्क तेरा तड़पावे। ओ का मतलब है आउट ऑफ ऑर्डर। अब ये आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है, 3 केसेस में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अगर बोरोवर का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है दैट इज मोर देन द लिमिट, लिमिट का मतलब है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर, दोनों में से किसी से भी अगर ज्यादा हो गया तो सर दिक्कत हो जाएगी। या फिर लिमिट के अंदर है बट क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट नहीं है, नो क्रेडिट फॉर 90 डेज। या फिर क्रेडिट है बट काफी नहीं है, यानी बैंक ने जितना इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है बोरोवर के अकाउंट में उतना उसने पे नहीं किया, उतना उसने क्रेडिट नहीं किया, तो अगेन उसको आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। तो 3 बातें ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिमिट से ज्यादा है, लिमिट के अंदर है बट क्रेडिट नहीं है फॉर 90 डेज, या फिर क्रेडिट है बट काफी नहीं है। जितना बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया उतना आपने क्रेडिट नहीं किया बोरोवर ने, तो फिर सर ये आउट ऑफ ऑर्डर की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है सर। अब सर मैं कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाला हूं। ICI का फेवरेट एरिया, या तो इस पे MCQ बनाएगा या इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा। आ जाओ मेरे साथ फटाफट इसको रिवाइज करो। सबसे पहले जो NPA क्लासिफिकेशन है इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, यानी अगर पैसा आउटस्टैंडिंग हो जाता है फॉर मोर देन 90 डेज तो भैया उसको NPA बोलेंगे। यहाँ पे अगर बोरोवर की कोई नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, उसने सिक्योरिटी दे रखी है, इन सब चीजों को इग्नोर करो। जो एसेट क्लासिफिकेशन है दैट शुड बी बोरोवर वाइज नॉट फैसिलिटी वाइज। अगर उसका एक भी एडवांस NPA बन जाएगा तो सारे NPA बन जाएंगे। यहाँ पे हमने कार लोन और हाउसिंग लोन का एग्जांपल डिस्कस किया था। फिर सर जो अकाउंट्स होते हैं विच आर रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, जहां पे हमने विजय माल्या वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, हम इनको डीम्ड NPA मानते हैं अगर अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस है। इनहेरेंट वीकनेस पकड़ने के लिए आपने देखने ट्रांजेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है सर। जब आप ट्रांजेक्शन देखोगे बिफोर और आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर तो आपको नॉलेज मिल सकती है अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर बैंक ने रिवर्सल किया इन द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द क्लोजिंग टू प्रिवेंट द NPA देन इट इज अ डीम्ड NPA। यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब आते हैं सर मोदी जी की गारंटी। अगर मोदी जी की जो गारंटी है ना तो बैंक ने इन्वोक करी ना मोदी जी ने उसको रिवोक किया, एंड इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज हम उसको स्टैंडर्ड ही मानेंगे। बट याद रखना क्योंकि पैसा ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, जो इनकम है वो रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है सर। फिर आते हैं एडवांसेस अंडर अ कंसोर्टियम। मैं हूं जियान, जियान वाला एग्जांपल। जब भी कोई पैसा देते हैं जियान नोबिता और सुनियो यानी 2 और मोर बैंक टू 1 बोरोवर,
ठीक है। तो जिस बैंक का हाईएस्ट शेयर होता है जियान, वो लीडर बन जाता है। यहां पे जो क्लासिफिकेशन होगी वो किस बेसिस पे होगी? रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल बैंक। अब अगर लीड बैंक बाकियों के साथ शेयर नहीं करता तो उनका जो लोन है वो सर्विस नहीं हो रहा, तो वो एनपीए मान लेंगे। अब सर एनपीए मान नहीं, अब उनको पैसा नहीं मिल रहा तो उनको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो वो एसी चलाते हैं। एसी चलाते हैं यानी दे विल मेक अ अरेंजमेंट और टेक द कंसेंट ऑफ द लीड बैंक फॉर शेयरिंग देयर मनी, ताकि उनको अपना शेयर मिल सके, उसके लिए वो चीज़ करेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपने समझ के चलना है। अब सर ड्राइंग पावर की जो एलोकेशन है वो लीड बैंक डिसाइड करता है। रेयर केस में हो सकता है शिजुका बोले कि भाई मेरे को यहाँ पे डिफरेंट एलोकेशन चाहिए, बोरोवर बोले डिफरेंट एलोकेशन चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्लियर है बॉस? यस सर। अब आ जाओ आगे, छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं। सर कई बार अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी हमारे बोरोवर अकाउंट्स होते हैं उन्होंने जो सिक्योरिटी दी है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो ये कहता है अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50%, जो वैल्यू लास्ट टाइम असेस की थी या तो बैंक ने या आरबीआई ने, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको डाउटफुल में उठा के फेंक दोगे और उसके हिसाब से प्रोविजन बनाओगे। या फिर इट इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बोरोवर अकाउंट, तो इट इज एज गुड एज आपको सिक्योरिटी मिली नहीं है तो आप इसको लॉस एसेट मान लो, या तो पूरा पूरा राइट ऑफ करो या इस पे पूरा प्रोविजन बना के चलो, ठीक है। तो ये 50% और 10% की लिमिट्स याद रखना। अब सर ये वाला क्वेश्चन रीसेंट एमटीपी में आया था। अगर आपने एडवांस किया अगेंस्ट अ टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, तो आप उसको एनपीए नहीं मानोगे। सर हम इसको एनपीए कब नहीं मानेंगे? जब हमारे पास प्रॉपर मार्जिन अवेलेबल है और इनकम भी जो है वो हम यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट करके चल सकते हैं। अब सर कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, फ्रॉड डॉट ये सब, ठीक है, दिक्कतें आ जाती हैं एग्रीकल्चरल एडवांसेस में। तो जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर कहता है वैसा चलेंगे। अगर बैंक ने रिलीफ मेजर दिए हैं, ठीक है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन बना दिया या फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन दे दिया, तो जो भी एनपीए क्लासिफिकेशन है वो रीस्केड्यूल टर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। जैसा बैंक ने रिलीफ दिया है उसके हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करनी है। अब सर एक बहुत ही प्यारा पॉइंट आता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आप एडवांसेस देते हो एम्प्लॉयज को, ठीक है, अगर आपने एज अ बैंकर दिए हैं तो वो एडवांसेस में आएंगे। अगर एज अ एम्प्लॉयर दिए, एम्प्लॉयर का क्या मतलब है, कम इंटरेस्ट लगाया है, तो फिर वो अदर्स की कैटेगरी में आएंगे। जो एनपीए है वो हम तभी बनाएंगे वेन एवर देर इज अ डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। डिफॉल्ट का मतलब है इफ इट इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो ही आप एनपीए बनाना। अब सर कभी कभार ऐसा हो सकता है जो इंटरेस्ट है वो सामने वाला तब पे करेगा जब उसने प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर दी है, तो हम इंटरेस्ट को ओवर ड्यू नहीं मानेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर से सिर्फ प्रिंसिपल ही ओवर ड्यू रहेगा। तो ये बेसिक सी बात बस समझ के चलना। अब आगे आ जाओ एग्रीकल्चरल एडवांस। एग्रीकल्चरल एडवांस में दो तरह के एडवांस है, एलडीसी, एसडीसी। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन, तो उसको एनपीए मानेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन अगर ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन, तो हम उसको एनपीए मान के चलते हैं, ठीक है सर। यानी इसका एक इसके दो के बराबर रहता है। अब सवाल आता है क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, जिसको हम प्यार से बोलते थे एसएलबी कमेटी, ठीक है सर। तो ये बेसिक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब होता है जिसका क्रॉप सीजन इज मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है क्रॉप सीजन इज लेस देन अप टू 1 ईयर, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स हमारे यहाँ पे कवर हो गए। अब आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। अगेन इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लो, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है, प्लीज फोकस। चलो जी भैया आ जाओ मेरे साथ कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ ड्राइंग पावर, ठीक है, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए होता है उसको ड्राइंग पावर कहते हैं। सो दिस इज द लिमिट अप टू विच अ कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन, ठीक है, जितना बोरोवर ले सकता है वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए। सैंक्शन लिमिट क्या होती है? वो टोटल लिमिट होती है। ड्राइंग पावर होती है उसमें से वर्किंग कैपिटल के लिए कितनी नीड है, ठीक है। सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर, ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन। कंसिडरेशंस आपको जितने भी अकाउंट से ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ चीजें हैं जो हेड ऑफिस को बतानी है, मैनेजमेंट को बतानी है। सर मैंने कहा मैनेजमेंट को क्या बताना है? ईयू। सर ईयू का क्या मतलब है? आई फॉर इरेगुलर अकाउंट्स, ई फॉर जहां भी एक्सपोजर लिमिट से ज्यादा है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से, या यू का मतलब है जहां भी आपने पैसा दे रखा है अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी दैट नीड्स टू बी इन्फॉर्म टू हेड ऑफिस। अब सर बैंक की ड्यूटीज क्या है? बैंक की ड्यूटीज बस ये है जब भी वो पैसा दे रही है तो प्रॉपर सिक्योरिटी ले। तो प्रॉपर सिक्योरिटी का मतलब है ड्राइंग्स शुड बी कवर्ड बाय एडिक्वेट करंट एसेट्स। अब पता कैसे चलेगा करंट एसेट्स क्या है? हमें सर यहाँ पे करंट स्टॉक स्टेटमेंट लेना है। स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ओल्डर देन 3 मंथ्स है तो हम इस अकाउंट को इरेगुलर मानेंगे। अब सर ऑडिटर का कंसर्न क्या है?
ऑडिटर को क्या चाहिए? मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। से विद मी, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल। सबसे पहले तो ऑडिटर को चाहिए मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, जिस मंथ के ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल हैं और बैंक को सबमिट हुए हैं। उसके साथ साथ चाहिए क्वार्टरली, जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स आर सबमिटेड बाय द बोरोअर, वो हमको चाहिए। एंड साथ ही साथ हमको चाहिए एनुअल, यानी जो भी बोरोअर की एनुअल रिपोर्ट है वो हमको चाहिए। तो सबसे पहले मंथली उसकी हमको ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए जिस मंथ का ऑडिट हुआ है। क्वार्टर का मतलब है जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स बोरोअर सबमिट करता है बैंक को, वो हमको चाहिए। एंड साथ ही साथ जो उसकी एनुअल रिटर्न है वो हमको, एनुअल रिपोर्ट है वो हमको चाहिए ऑडिटेड। फिर उसके बाद ड्राइंग पावर कैसे कंप्यूट होती है आप सबको पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी बनाती है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एग्री करते हैं। सिंपल सी बात है, हम स्टॉक्स की रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे, उसमें से क्रेडिटर्स माइनस करेंगे क्योंकि उतना पैसा हमको नहीं चाहिए, उसमें से मार्जिन माइनस करो। फिर जो डेटर्स है उसमें से इनएलिजिबल डेटर माइनस करो। मोस्टली क्वेश्चंस में जो डेटर ओवरड्यू होते हैं फॉर मोर देन 90 डेज उसको माइनस करते हैं, फिर मार्जिन माइनस करेंगे। बस ध्यान रखना जो भी कैलकुलेशन आएगी दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सैंक्शन लिमिट, ये सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है सर। अब आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक ऑडिट। स्टॉक ऑडिट के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक ऑडिट कब होगा? जब भी फंडेड एक्सपोजर जो आपने वर्किंग कैपिटल लोन दिया दैट इज एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीस, यही 5 करोड़ वाली लिमिट अपन कारो 2020 में भी पढ़ते क्लॉज 2 में। बाकी केसेस में अगर सिचुएशन की डिमांड है तो स्टॉक ऑडिट होगा। अब हमारा काम क्या है एज अ ऑडिटर, जो भी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट है फ्रॉम द लीड बैंक हम ले, अगर बैंक इज नॉट द लीडर, ठीक है। और जब हम स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट देख रहे हैं तो हमारा स्पेशल फोकस होगा ऑन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी की, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हुई है और उस इन्वेंट्री की वैल्यू से जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट हुई है वो प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं। दिस इज द थिंग दैट नीड टू बी सीन बाय द ऑडिटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, या ड्राइंग पावर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आते हैं सर ऑडिट ऑफ एडवांसेस। इसमें से मैं बताता चलूंगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कैसे डील करना है। सबसे पहले कहता है हमने सारे लार्ज एडवांसेस चेक करने हैं और बाकियों को हम देखेंगे ऑन सैंपल बेसिस, ठीक है सर। जितने भी प्रॉब्लमेटिक अकाउंट्स हैं उनको भी आपने डिटेल में एग्जामिन करना है। अब सवाल आता है लार्ज एडवांस क्या होता है? सर रामायण में सबसे लार्ज कौन था? रावण। रावण कहते 10 सर। तो जब भी कोई एडवांस होगा ग्रेटर देन 10 करोड़ और 10% ऑफ द एग्रीगेट ईयर एड एडवांसेस विच एवर इज लेस, इससे ज्यादा की अगर वैल्यू है किसी एडवांस की तो हम उसको लार्ज एडवांस की कैटेगरी में डालेंगे। तो 10-10 की लिमिट आपने ध्यान रखनी है। अब जो ऑडिटर है उसको किन चीजों को लेके एविडेंस चाहिए, अबाउट व्हाट, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, एमटीपी सितंबर 25। तो सबसे पहले सर हमको एविडेंस चाहिए अबाउट द अजर्शंस। क्या 4 अजर्शंस होती है बैलेंस शीट की? ई, आर, सी, वी। एग्जिस्टेंस का मतलब है जो भी एडवांसेस है दे आर आउटस्टैंडिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट। आर का मतलब है बैंक की उस पर राइट है, अमाउंट इज ड्यू टू द बैंक। सी का मतलब है कंप्लीटनेस, देयर इज नो अनरिकॉर्डेड एडवांस। एंड वी का मतलब है वैल्यूएशन, जो भी एडवांस रिकॉर्ड हुए हैं प्रॉपर्ली वैल्यू हुए हैं और उसमें जो रिकवरेबिलिटी है दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन वैल्यूएशन। रिकवरेबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज होती है? प्रॉपर प्रोविजन बना के एज पर द आरबीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कई बार आ जाता है, obtain sufficient and appropriate evidence about the advances by study and evaluation of internal controls and by, कहता है इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करके तो एविडेंस मिलेगा, और कैसे कैसे एविडेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले आप देखते हो वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, जो रिकॉर्डेड अमाउंट है प्रॉपर वैलिड है, उसके लिए लोन डॉक्यूमेंटेशन देख लो। अब जो एडवांस है हमें उसका ऑपरेशन चेक करना है, ठीक है, कि प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे हैं, प्रॉपर्ली पैसा आ रहा है, ठीक है। ऑपरेशन के साथ साथ हम एक और चीज रिलेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी है तो सब कुछ सही ऑपरेट करेगा। फिर आखिरी में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग किस पे डिपेंड करती है? सर एजिंग पे। जितना पुराना एडवांस उस पर उतना ज्यादा प्रोविजन बनता है, तो उसके लिए हम करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। तो पेयरिंग करके चलना। रिकॉर्डेड अमाउंट हमने चेक करी डॉक्यूमेंटेशन से। ऑपरेशन कब अच्छा चलेगा? जब प्रॉपर सिक्योरिटी होगी। एंड आखिरी में प्रोविजनिंग चेक करने के लिए हम करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके बाद आ जाओ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द एडवांसेस। एकदम फ्लो में चलना। सबसे पहले बैंक एडवांस देने से पहले क्या चेक करेगा? क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बाद क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन। फिर तीसरी चीज उसको क्या करनी है, जब वो पैसा देगा, ठीक है, तो वो मेक श्योर करेगा सामने वाला बंदा कंप्लाई कर रहा है विद द टर्म्स एंड प्रॉपर्ली उन फंड्स को यूज कर रहा है। अब जब हम पैसा देते हैं तो बदले में क्या लेते हैं? सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी को लेके 2-3 बातें ध्यान रखना। जब भी सिक्योरिटी लेंगे तो उसमें सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए। जो ओनरशिप है वो बैंक के नाम पे आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर गुड्स हैं तो वो बैंक के पोजेशन में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने सिक्योरिटी वाले 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर मैं ड्राइंग पावर की बात करूं तो ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें ध्यान रखना। डीपी रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ,
ठीक है सर। जो भी अकाउंट्स है वो लिमिट के अंदर होने चाहिए, अगर अकाउंट लिमिट से ज़्यादा है तो इसके बारे में हेड ऑफिस को बताएंगे। जो भी ऑपरेशन है हर एडवांस का कि पैसा आ रहा है कि नहीं टाइम टू टाइम, दिस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एनुअल बेसिस पे आप सारे अकाउंट्स को रिव्यू करोगे, और जो लार्ज एडवांस हैं 10 वाले, उनको तो आपने और फ्रीक्वेंटली देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से अगर आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट प्रॉपर्ली कर लेते हो फ्लो में, दैट इज मोर देन इनफ। अब आ जाओ मेरे साथ। नाउ वी आर इन द एंड गेम, लेट्स टॉक अबाउट इनकम रिकॉग्निशन। ठीक है, चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर इनकम रिकॉग्निशन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ इनकम रिकॉग्निशन के बाद देखते हैं ऑडिटर का क्या कंसर्न है। सर ऑडिटर का वही कंसर्न है कि जो इसकी अजर्शंस है वो फुलफिल हो। OCACC, OCACC का मतलब है अकरेंस, कहीं ना कहीं जो इनकम है दैट शुड पर्टेन टू द बैंक, दैट इज मीन्स इट हैज अकर्ड। C फॉर कंप्लीटनेस, कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। A फॉर एक्यूरेसी, यानी इट इज रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट। C फॉर क्लासिफिकेशन, इनकम हेड में दिखाओ। एंड C फॉर कट ऑफ, इट इज रिलेटेड टू रेलिवेंट पीरियड। तो जितनी भी असर्शंस है हमने साथ में टेस्ट की। फिर RBI कहता है अगर कोई भी इनकम है दैट इज मोर देन 1% ऑफ द टोटल इनकम ऑन ग्रॉस बेसिस, या फिर मोर देन 1% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप इनकम को कंसिडर करते हो नेट ऑफ टैक्स, तो आपने उसको अक्रूवल बेसिस पे कंसिडर करना है एज पर AS 29। ठीक है सर। अगर इनकम मटेरियल नहीं है, यानी वो 1% या उससे कम है, तो जैसे ही आपको रिसीव होती है आप उसको रिकॉग्नाइज करो, और ऑडिटर को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर इसके भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बताऊं उसको बस एक बार ढंग से कर लेना, बाकी रीड भी करके चलोगे तो चलेगा। सबसे पहले बिल परचेस्ड। बेसिक पॉइंट कहता है अगर बिल आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, आपने आज की डेट में बिल डिस्काउंट करा है, ठीक है, किसी भी बोरोवर के लिए, और जो बिल डिस्काउंट किया है उसका कुछ डिस्काउंटिंग इनकम इस साल से रिलेट करती है, कुछ डिस्काउंटिंग इनकम नेक्स्ट ईयर से रिलेट करती है, तो उसको आपने प्रॉपर्ली अपोर्शन करना है। सो डिस्काउंट विच यू हैव रिसीव्ड दैट इज द इनकम शुड बी अपोर्शन बिटवीन द 2 ईयर। जो इनकम दूसरे साल से रिलेट करती है दैट इज रिलेटेड टू द अदर लाइबिलिटी, उसको आप अदर लाइबिलिटी में डालोगे। अगर सर आपने इसकी रीडिस्काउंटिंग कराई तो उस पर आपने कुछ खर्चा किया होगा, तो दैट खर्चा शुड नॉट बी नेटेड ऑफ फ्रॉम द डिस्काउंट इनकम। तो आपने मान लो डिस्काउंट किया किसी के लिए, तो उस पर आपने डिस्काउंट इनकम कमाई। आपने इसको आगे डिस्काउंट कराया तो उस पर आपने डिस्काउंट एक्सपेंस पे किया। तो जो डिस्काउंट इनकम अर्न करी और जो डिस्काउंट एक्सपेंस पे किया, कि इसको नेट ऑफ कर सकते हैं? मैंने कहा इसको आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब आ जाओ बिल्स फॉर कलेक्शन की बात करते हैं। बिल्स फॉर कलेक्शन में कहता है कि मान लो मेरा एक कस्टमर है, मैंने उसके लिए उसका बिल कलेक्ट कराया, उसके लिए पैसा कलेक्ट किया, तो कहता है कस्टमर का अकाउंट तभी क्रेडिट होगा जब आपने उसका बिल कलेक्ट करवा लिया है थ्रू योर एजेंट्स एंड ऑल। ठीक है। एंड आपकी भी जो कमीशन है वो तभी आपको मिलेगी जब आपका बिल कलेक्ट हो गया। तो मान लो मैंने किसी एजेंट को भेजा, मैंने कहा एजेंट इस कस्टमर का बिल कलेक्ट करके ला, ठीक है, जो भी इसका बंदा है उससे बिल कलेक्ट करके ला। तो जब वो बिल कलेक्ट करेगा तो आप एजेंट को उसकी कमीशन दोगे और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करोगे। ठीक है सर। फिर आती है बात रीनेगोशिएशन। कई बार लोग आते हैं बैंक को बोलते हैं कि हमको लोन रीनेगोशिएट कराना है, तो जो भी ये लोग फीस चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, वो अक्रूवल बेसिस पे होगी ओवर द रीनेगोशिएटेड पीरियड। फिर आता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको स्टार मार्क कर लो, रिवर्सल ऑफ इनकम। रिवर्सल ऑफ इनकम का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं बनता आप उसके इंटरेस्ट को अक्रू करते जाते हो। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं बनता हम उसके इंटरेस्ट को अक्रू करते जाते हैं। ठीक है सर। जैसी एनपीए बना, जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट है उसको रिवर्स कर दो। सर उसको रिवर्स कैसे कर दे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट, काम खत्म। तो ये कहता है जितने भी एनपीएस बनते हैं, जितना भी इंटरेस्ट आपने अक्रू कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है टू इनकम अकाउंट विच इज नॉट रियलाइज्ड, ठीक है, उसके अलावा जो भी उनसे रिलेटेड फीस और कमीशन है दैट शुड बी रिवर्स्ड, या फिर आप उसका पूरा प्रोविजन क्रिएट करो। इसके अलावा कौन सी इनकम को रिवर्स करना चाहिए? जो आपने गलत इनकम कैलकुलेट कर रखी है। सो वॉट एवर इज द रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम दैट शुड ऑल्सो बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड फॉर। अब सर ऑडिटर को इनके बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई रिवर्सल की नीड है कि नहीं? तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा कि जो आपका इंटरेस्ट इनकम अकाउंट है, क्या आपने कुछ उसमें बड़े बड़े डेबिट करें? अगर डेबिट करें, भाई इंटरेस्ट इनकम इज अ क्रेडिट अकाउंट, अगर आप वहां पे डेबिट करो तो मतलब आपने कुछ रिवर्सल मारे हैं। या फिर आपके बोरोवर्स के सामने से कोई कम्युनिकेशन आई है कि बोरोवर ने बोला कि आपने ज्यादा इंटरेस्ट उनसे चार्ज कर लिया, तो अगर ऐसी कोई कम्युनिकेशन आई है तो वहां पे भी इंटरेस्ट रिवर्सल का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये रिवर्सल ऑफ इनकम इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जो लीज्ड एसेट्स होते हैं उसमें आपको पता ही है AS 19 के हिसाब से जो भी आपकी फाइनेंस इनकम है उसको आप अक्रू करोगे, क्रेडिट करोगे टू इनकम अकाउंट बिफोर द अकाउंट बिकम्स एनपीए। अगर लगता है अनरियलाइज्ड है तो अगेन उसको रिवर्स और प्रोवाइड फॉर करो। फिर आता है सर टेक आउट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना। टेक आउट फाइनेंस में क्या होता है सर, जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, दो तरीके से आपको लोन मिल सकता है। सर कैसे? या तो एक साथ आपने पूरा लोन ले लिया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आपका CPC मेथड होता है। CPC का मतलब होता है क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। यानी अगर मेरा प्रोजेक्ट 15% कंप्लीट होगा तो मुझे 2 करोड़ का लोन मिलेगा।
अगर 25% होगा तो अगला 2 करोड़ का लोन मिलेगा। यानी जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा मुझे बैंक से लोन मिलता जाएगा, और जो नया लोन मिलेगा वो पुराने को रिप्लेस करेगा, वो मुझे और पैसा देगा। तो ये कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वेयर द लोन प्रोक्योर्ड लेटर विल रिप्लेस द इनिशियल लोन। तो यहां पे लेंडर क्या कहता है, या तो वो एक पर्टिकुलर डेट पे मुझे पैसा देगा, या ऑन द बेसिस ऑफ सीपीसी, क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जितना जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस बेसिस पे मुझे लेंडर से पैसा मिलेगा। जनरली प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जिसमें टाइम ज्यादा लगता है उसके उस वहां पे आपको टेकआउट फाइनेंस मिलता है। गेम बड़ी सिंपल है, अकाउंट को एनपीए मानो, ठीक है। अगर पैसा रिकवर नहीं होता फॉर मोर देन 90 डेज, हैंड इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन रियलाइजेशन बेसिस। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको एक बार रीड कर लो, इसमें कुछ फायदा अलग से नहीं है। कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस बन जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, नया सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्गर टेन्योर ऑफ डेट फाइनेंस, क्योंकि आपका 10 साल का प्रोजेक्ट है तो 10 साल के लिए आपको अच्छा लोन मिल जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो भी एक्सपोजर का इशू होता है, बैंक को डर रहता है कि वो इतना सारा लोन एक साथ नहीं दे सकता, तो वो भी आप हैंडल कर लेते हो। एंड जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होती है वो भी नहीं होती। सर एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का मतलब है, सपोज आज की डेट में मेरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, मैंने अगर बिल्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई और बैंक से 10 करोड़ का लोन ले लिया तो मेरी लाइबिलिटी कितनी है, 10 करोड़। उसके सामने क्या मेरे पास एसेट है, सर जीरो का एसेट है। बट अगर जैसे जैसे मेरी बिल्डिंग बनती जाएगी वैसे वैसे मैं लोन लेता जाऊंगा, तो क्या एसेट और लाइबिलिटी मैच कर रही है? हाँ सर, एसेट लाइबिलिटी मैच कर रही है। तो यही पॉइंट है, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच वाली चीज रिजॉल्व हो जाती है। तो इसको बस रीड भी करके चलोगे तो काम बन जाएगा। अब आता है सर अगला टॉपिक, स्टार मार्क कर लो, पार्शियल रिकवरीज इन केस ऑफ एनपीए। देखो पार्शियल रिकवरी का मतलब है मेरा पैसा ओवरड्यू था 100 रुपए, आया कितना, 80 रुपए। तो क्या अभी भी वो एनपीए है? आंसर इज यस, वो अभी भी एनपीए है। तो कह रहा है अगर कोई आपका एग्रीमेंट नहीं है फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन द एनपीए, तो बैंक क्या करेगा, अपनी खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगा। भाई जो एग्रीमेंट नहीं है तो अपनी खुद की पॉलिसी बनाओ, और फिर आप क्या करोगे, यू विल अप्रोप्रिएट द रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है सर। AS9 कहता है व्हेन देयर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन, जब भी आपको लगे कि भाई रियलाइजेशन की सर्टेनिटी है, ठीक है, एंड द अमाउंट विच हैज बीन रिवर्स्ड बिफोर और विच वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसको अब आप अकाउंट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है पैसा मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट इनकम मिल गई, तो अकाउंट करके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद कहता है एनपीएस में जो भी पैसा आप रियलाइज करते हो आप उसको इनकम में ले जा सकते हो। बस ध्यान रहे जो भी आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, दिस शुड नॉट बी आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज टू द बोरो। ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए पहले मैं उसको लोन दूं और फिर वो मुझे इंटरेस्ट दे दे, ये नहीं चलेगा। ठीक है सर। अब सर मेमोरेंडम अकाउंट आता है, अगेन इसको बस रीड करके चलना। कहते हैं बैंक क्या कर सकते हैं ना, एनपीएस के केस में आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो आप इंटरेस्ट अक्रू नहीं कर सकते, बट जस्ट फॉर योर इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस आप एक डमी अकाउंट बना सकते हो, मेमोरेंडम अकाउंट बना सकते हो। तो भले ही अकाउंट एनपीए है फिर भी आप उसका इंटरेस्ट उसमें अक्रू कर सकते हो। तो कह रहे बैंक्स कैन कंटिन्यू टू अक्रू द इंटरेस्ट इन द मेमोरेंडम अकाउंट फॉर कंट्रोल पर्पस, बट जब आप ग्रॉस एडवांस निकाल रहे होगे तो जो इंटरेस्ट आपने मेमोरेंडम अकाउंट में करा है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी में सब छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, एवरीवन गेट रेडी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स को अगेन हमें रीड करके चलना है, नॉट दैट मसालेदार टॉपिक। देखो क्या कहता है, कहता है जो भी इंटरेस्ट इनकम है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स, यानी इट इंक्लूड्स द इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेट्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड। बट जो आपके पास डिविडेंड और इनकम आती है सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर से इन और आउटसाइड इंडिया, उसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद ये जो लाइन दे रखी है इसको बस रीड कर लेना, अपन ने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी डिटेल में पहले कवर कर रखी है, अभी बस रीड भी करके चलोगे तो काम चल जाएगा। फिर कहते हैं प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका पीएनएल है ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको पीएनएल में ले जाओ। उसके बाद जो भी पीएनएल है ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो उसको भी आप पीएनएल में ले जाओगे। तो ये बेसिक बात है, आपने बस रीड करनी है। अब सर आखिरी में हमारे पास दो तो छोटे छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले आता है एक्सपेंसेस, एवरीवन गेट रेडी। एक्सपेंसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंसेस के केस में सबसे पहले हम इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या कहता है, सबसे पहले आप यहां पे कर सकते हो रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना, हमें असेस करना है ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर अब ये ओवरऑल रीजनेबलनेस अपन कैसे टेस्ट करेंगे, हमें देखना है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट।
ठीक है, एंड द बोरोइंग्स टू द एवरेज लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट पेड डिवाइडेड बाय एवरेज लाइबिलिटी, तो उससे आपके पास एक रेशियो आ जाएगा, एक परसेंटेज आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस रीजनेबल है कि नहीं। तो मान लो सेविंग अकाउंट पे जितना मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया डिवाइडेड बाय एवरेज सेविंग अकाउंट का बैलेंस, तो मेरे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा सेविंग अकाउंट का, मान लो 4% आ गया, तो मैं देखूंगा क्या एग्रीमेंट में भी 4% है क्या, तो अगर 4% मैच कर गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा कहता है वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट। आप क्या कर सकते हो, जितने भी इनके डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग थे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, उसके बेसिस पे एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लो। तो जो भी डिपॉजिट्स हैं एट द एंड ऑफ क्वार्टर, उसके आप वेट्स निकाल लो कि भाई करंट अकाउंट का वेट था 40%, सेविंग अकाउंट का वेट था 50%, एफडी का वेट था 10%, और जो भी उनके रेट्स हैं उससे आपने वेटेड एवरेज निकाल लिया, ठीक है सर। नाउ कंपेयर दिस रेट विद द एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच यू हैव पेड एज पर द एनुअल अकाउंट। तो एक वेटेड रेट है, एक एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज पर द एनुअल अकाउंट्स, उनको अब आप कंपेयर करके देखोगे कि प्रॉपर है या नहीं। एंड लास्ट में कहता है ये जो भी चीजें आप कर रहे हो इसको आप कंपेयर कर सकते हो विद द प्रीवियस ईयर। जो भी आपने एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया इन द करंट ईयर, उसको आप कंपेयर करो विद द प्रीवियस ईयर और एनालाइज करो इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हुआ। हम कहीं ना कहीं मंथ ऑन मंथ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर जनवरी से फरवरी में इंटरेस्ट बढ़ा है तो उसका इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो क्यों बढ़ा है। सो यू कैन डू मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस, एंड अगेन उसमें भी जो इंक्रीज और डिक्रीज है उसके आप रीजंस वेरीफाई कर सकते हो। एंड आखिरी में कहता है एवरेज बैलेंस। आप एंटिटी से समझो एवरेज बैलेंस वगैरह कैसे निकालते हैं। अदर पॉइंट्स को एक बार बस रीड कर लो कि भाई हमें यहाँ पे भी कंप्लीटनेस देखनी है, जो रेट्स हैं वो आरबीआई के हिसाब से होने चाहिए, इंटरनल रेगुलेशंस के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है, और इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। फिर आते हैं सर ऑडिटिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ अ बैंक। इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कहा था यार इतना बैंक ऑडिट पढ़ने के बाद जब ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है तो ये बहुत चुभता है। चुभता कैसे है, जैसे कोई वड्डी सुई। वड्डी सुई का मतलब था वी फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो जैसे आपके खर्चे होते हैं, रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट से चेक कर लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी के इनवॉइस से चेक कर लो, तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उससे चेक कर लो टू चेक द कैलकुलेशन। वट डी, डी फॉर डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। अगर आपको दिखता है कि कोई मेजर एक्सपेंस है जो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस बार आपको लगता है पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अगेन आपको उसका रीजन समझना पड़ेगा कि वो क्यों बढ़ गया, ठीक है सर। सुई, सुई का मतलब है, सू का मतलब है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यू कैन डू एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर दीज एक्सपेंसेस, कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर एंड उसके रीजंस को एनालाइज करो। एंड आई का मतलब है, सुई में आई का मतलब है इंटरनल कंट्रोल। जो भी इंटरनल कंट्रोल से एक्सपेंसेस को लेके उसको आप चेक करो ताकि आपको पता चले नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर। अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो बाकी प्रोसीजर्स कम करने पड़ेंगे, बाकी टेस्टिंग कम करनी पड़ेगी। सो दिस इज योर वड्डी सुई। वी फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, डी आई फॉर डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, सू फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड आई फॉर इंटरनल कंट्रोल्स। एंड लास्ट में हम कवर करते हैं प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी। इसको हमने 3 हेड्स में बांट दिया, एक तो प्रोविजन ऑन एडवांसेस, एक प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। जो भी एडवांसेस पे प्रोविजन का रेट्स लगाओगे वो सर्कुलर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है सर। फिर उसके बाद आप इनसे समझो इन्होंने कंप्यूटेशन कैसे करी। पहले तो सर्कुलर को समझो, फिर सर्कुलर के हिसाब से इनसे समझो कि इन्होंने कैसे कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, एनपीएस, और एनपीएस की भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, ये आपने प्रॉपर्ली सैंपल बेसिस पे चेक करनी है, ठीक है सर। देन ऑब्टेन अ डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ द स्टैंडर्ड लोन्स, एनपीए लोन्स, एंड एग्री विद द जनरल लेजर। तो ये आपने 3 चीजें करनी है, सर्कुलर के साथ कंप्लायंस ले लेना, ब्रेकअप ऑफ लोन ले लेना, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, एनपीएस, ठीक है, उस पे देखना इन्होंने प्रॉपर प्रोविजन कंप्यूट किया है। एंड प्रॉपर प्रोविजन कैसे पता चलेगा, जब आपको ब्रेकअप मिल जाएगा कि कितना पैसा स्टैंडर्ड का है, कितना सब स्टैंडर्ड का है, कितना डाउटफुल का और कितना लॉस एसेट का, और उसको जनरल लेजर से एग्री कर लेना। टैक्स के लिए आप सबको पता है कि टैक्स का कंप्यूटेशन के लिए हमको देखना पड़ता है कि पीजीबीपी के हिसाब से क्या अलाउंसेस और क्या डिसअलाउंसेस है। तो जो भी आइटम्स इन्होंने डेबिट और क्रेडिट करें क्या वो प्रॉपर है या नहीं। और बाकी एक्सपेंसेस के जो केस है, जो बाकी प्रोविजंस है फॉर द एक्सपेंसेस, वो आप अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देख सकते हो। तो जो भी इन्होंने एग्रीमेंट वगैरह कर रखे हैं, जो भी पास्ट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से देखो प्रॉपर एक्सपेंसेस का प्रोविजन बना है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपकी बैंक ऑडिट की क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाती है इन अराउंड 53-54 मिनट्स, ठीक है। तो जो टाइम जनरली बहुत ज़्यादा लगता है, अब आई होप कम लगा होगा। कहीं ना कहीं जितने भी मेजर टॉपिक्स है सारे आपके रिवाइज हो गए, सो दैट लास्ट 1.5 डेज इज वेरी कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो में मजा आया तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स, एंड यस इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।